हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू टी पॉइंट एकेडमी। मैं शिवम पांडे, आपका होस्ट होगा एक बार फिर से आपके सामने। इकोनॉमिक्स चैप्टर 4 पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। एक्चुअली उसमें पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पढ़ रहे थे। हमने 3 पार्ट बनाए हैं। एक में इंट्रोडक्शन दिखा है, एक में हंगर उसके टाइप्स के बारे में बात की, और हु आर फूड इनसिक्योर के बारे में बात की। पार्ट 3 में हमने फूड सिक्योरिटी इन इंडिया में पीडीएस सिस्टम कैसे वर्क करता है, कौन-कौन सी योजनाएँ किस ईयर में लॉन्च की गई, किसमें किसको टारगेट किया गया, कितना डिस्ट्रीब्यूट किया गया, क्या प्राइसिंग रखी गई, क्या एएवाई है, क्या बीपीएल है, क्या है, क्या वो मॉडर्न टाइम में एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं, इनके बारे में बात की। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को अच्छे से समझा कि सरकार ने किस-किस ईयर में क्या-क्या स्टेप्स लिए हैं, किसको टारगेट किया है, कितने लोगों को राशन मिला, कितने को नहीं मिला है, ये सारी चीज़ें। लेकिन सवाल ये है कि क्या पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज़ एट गुड? क्या उसमें कोई कमी नहीं है? क्या उसमें अभी सुधार करने की ज़रूरत है कि नहीं है? माय बैड। इन सभी चीज़ों पे हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, और इन सभी चीज़ों का डिस्कशन हम पढ़ेंगे कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में क्या खामियां हैं, क्या दिक्कत है हमारी फूड सिक्योरिटी में, क्या हम इतना इफेक्टिवली वर्क कर रहे हैं कि नहीं। इस लेक्चर में समझेंगे, और इसी के साथ ये लेक्चर चैप्टर फिनिश होगा। लिखा है, हाउएवर द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हैज फेस्ड सेवरल क्रिटिसिज्म ऑन द ग्राउंड लेवल। जितना ये ऊपर से अच्छा दिख रहा है, रियलिटी में ग्राउंड लेवल पे उतना अच्छा है नहीं। क्यों? इंस्टेंस ऑफ हंगर आर प्रिविलेंट डिस्पाइट। हमारी ग्रेनरीज में अनाज सड़ रहे हैं, सट के, लेकिन फिर भी लोग भूख से मर रहे हैं। आपके पास जिन एरियाज में एनफ फूड ग्रेन होता है, वहां अनाज सड़ रहा है, डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पा रहा। देयर इज कंज्यूमर, देयर इज अ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, बट यू आर नॉट एबल टू डिस्ट्रीब्यूट। मतलब वो अनाज वहां पहुंच नहीं रहा है जिसको जरूरत है। एफसीआई, जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, गोडाउन्स आर ओवरफ्लोइंग विद द ग्रेन्स। कुछ उसमें सड़ रहे हैं, कुछ को चूहे खा रहे हैं। ये हाल है, मतलब अनाज भर भर के पड़ा है, लेकिन अनाज को जहां पहुंचना चाहिए वहां पहुंच नहीं रहा है। 4.2 ये ग्राफ दिखाता है कि जो डेटा कहता है कि मिनिमम बफर स्टॉक रिजर्व में हमारे पास जो होना चाहिए, वो ये है, 200 से 300 के बीच में। बहुत हो सकता है तो 400 रख लीजिए, और रियलिटी में हमारे पास 600 से ऊपर 900 तक। मतलब जनवरी अप्रैल जुलाई, जुलाई में कट के अप्रैल में कटती है फसलें, उसके बाद फटाक से बफर स्टॉक बढ़ता है, और अक्टूबर तक बटवा बढ़ता है तो घटता है। हम देख सकते हैं कि चाहिए 300 और है 900, 3 गुना ज्यादा, 3 गुना ज्यादा हमारे पास अनाज है, फिर भी हम नहीं बांट पा रहे हैं। ठीक है, ये फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का है। सब्सिडी क्या है? देखिए, इसमें रोल बहुत ज्यादा सब्सिडी का है। सब्सिडी आपको मैंने समझाया, एमएसपी जैसे होती है कि मान लीजिए आज 24 रुपए किलो सरकार गेहूं आपसे ले रही है किसान से, और बांट कितना रही है? 2 रुपए केजी में, और ये भी उसका डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा है। तो ये 24 के 24 रुपए सरकार अपनी जेब से भर रही है। सरकार जेब से मतलब जो हमसे टैक्स कलेक्ट करती है, अमीरों से कलेक्ट करके गरीबों की जेब में भर रही है, जैसा समझिए। तो इससे क्या हो गया? इस सब्सिडी से, अब इससे क्या हुआ? किसानों की इनकम बढ़ रही है, और इधर गरीब अपनी सेविंग्स, अनाज की पैसे बच जा रहे हैं, तो अपनी सेविंग्स को अदर जगह लगा रहा है। इससे दोनों का उत्थान हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ये सब्सिडी का रोल है। लेकिन इससे एक और अलग इम्पैक्ट क्या आ रहा है? 2014 में द स्टॉक ऑफ व्हीट एंड राइस वर एफसीआई वाज 65.3 मिलियन टन, विच वाज मच मोर देन द मिनिमम बफर स्टॉक। मतलब 3 टाइम्स, मतलब मैटर करता है यार, 3 टाइम्स। हालांकि दीज रिमेन कंसेंटली हायर देन द बफर नॉर्म्स। ये हमेशा हमारे पास काफी सालों से बफर के नॉर्म से हायर ही है। मतलब हमारे पास अनाज बहुत ज्यादा आ रहा है, नो डाउट आएगा तो सड़ेगा। द सिचुएशन इंप्रूव विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स अंडर द डिफरेंट, अलग अलग स्कीम, जैसे एवाई आया, ठीक है, बीपीएल आया, एपीएल आया। तो मतलब जो हम लोगों ने टारगेट किया, तो किसी को 25 केजी से 35 केजी राशन देने का किया, किसी को सीनियर सिटीजन को फ्री में देने का किया। तो जब टारगेट बढ़ाया तो ज्यादा फूड ग्रेन भेजा, ज्यादा फूड ग्रेन भेजा, तो डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा हुआ, तो ज्यादा ग्रेन सड़े नहीं बल्कि लोगों तक पहुंचने लगे। देयर इज अ जनरल consensus that high level of buffer stock of food grain is very undesirable। एक जनरल सीधी बात है कि अगर आपके पास जरूरत से ज्यादा है तो वो अनडिजायरेबल है, और फिर वो खराब होगा, वो सड़ जाएगा। और वही हो रहा है कि हमारे पास डिमांड से ज्यादा सप्लाई है। जब डिमांड से ज्यादा सप्लाई है तो आप ऐसे फूड ग्रेन का कर ही क्या सकते हैं। द स्टोरेज ऑफ मैसिव स्टॉक हैज बीन रिस्पॉन्सिबल फॉर हाई कैरिंग कॉस्ट। जितना ज्यादा आपके पास सामान है उसको टेक केयर करना है, जितना ज्यादा टेक केयर करेंगे उसमें कॉस्ट गवर्नमेंट की ज्यादा आएगी। इन एडिशन, वेस्टेज एंड डिट्रोएशन। और फिर क्या होता है?
वहां रखे रखे ज्यादा दिन तक हो गया तो वो गुड क्वालिटी का ग्रेन सड़ के खराब क्वालिटी में बदल गया। खराब क्वालिटी में बदल गया तो इंसान उसको खाना नहीं चाहेगा, बीमारियां फैलेंगी। फ्रीजिंग ऑफ एमएसपी फॉर अ फ्यू ईयर्स शुड बी कंसीडर्ड सीरियसली। अब कह रहे हैं कि एक चीज ऐसा हो सकती है कि हम एमएसपी को 3-4 साल बढ़ाए ही ना। मिनिमम सपोर्ट प्राइस जैसे अगर आज 2400 है, तो सरकार अगर इसको 2400 ही रखे अगले 3 सालों तक, तो प्रॉब्लम क्या है कि जो किसान इनपुट लगाता है, तो फिर सरकार ने जो पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़ाए हैं, क्योंकि इरिगेशन करना है, प्लाइंग करनी है, उसमें ट्रैक्टर लगेगा, उसमें डीजल और इंजन बढ़ेगा, हार्वेस्टिंग में सारी मशीनें पेट्रोल और डीजल से चलेंगी, ट्रांसपोर्टेशन पेट्रोल और डीजल से है। तो अगर सरकार एमएसपी नहीं बढ़ाएगी, तो इनपुट बढ़ा नहीं रही है, कॉस्ट बढ़ा नहीं रही है, तो किसान उगाएगा ही नहीं। और किसान नहीं उगाएगा तो किसान भड़क जाएगा, फिर सरकार की हालत टाइट कर देगा, वोट बैंक कट जाएगा, तो किसानों को दुखी भी नहीं करती सरकार। जैसे सरकार कहती है इस टाइम टाइम पे एमएसपी हम बढ़ाएंगे, नहीं बढ़ाएंगे तो जो किसान का इनपुट, पहले तो वो किसान की इनकम है, दूसरा किसान का इनपुट तो बढ़ रहा है, फर्टिलाइजर के रेट बढ़ रहे हैं, सीड्स के रेट बढ़ रहे हैं, तो जब सारे रेट्स बढ़ा रहे हो तो इनपुट बढ़ा रहे हो, तो आउटपुट भी बढ़ाओ एमएसपी, नहीं तो फिर उसका मार्जिन कैसे निकलेगा, वो कैसे वेल्दी होगा, उसके घर कैसे चलेगा। तो सीरियसली सोचना पड़ेगा अगर इनको फ्रीज करना है, एमएसपी फ्रीज करना बहुत ही बड़ा रिस्की गेम है। एक तो 22 फसलों में से आप 2 फसलों पे एमएसपी दे रहे हो और उसको भी फ्रीज करोगे तो क्या हाल होगी। दे इंक्रीज फूड ग्रेन्स procurement at enhanced MSP is the result of pressure exerted by leading food grains producing state। तो ये जो ग्रेन्स ज्यादा हो रहे हैं ये कहाँ से आ रहा है? आंध्र प्रदेश राइस, पंजाब हरियाणा व्हीट और राइस दोनों, तो ये लीडिंग फूड ग्रेन्स हैं और इन यहाँ के किसान बड़े एक्टिव भी हैं। सरकार ने एमएसपी नहीं बढ़ाई या लेना बंद किया तो धरने पे बैठ जाएंगे। द राइजिंग मिनिमम सपोर्ट प्राइस, तो एमएसपी का रेट बढ़ने से मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोक्योरिंग फूड ग्रेन्स, ज्यादा एमएसपी बढ़ाई तो लोगों ने ज्यादा उत्पादन किया ताकि ज्यादा फायदा हो, ज्यादा प्रोडक्शन हुआ तो अब उसको स्टोर कीजिए, और जब इसको स्टोर करेंगे तो स्टोर की कॉस्ट तो बढ़ेगी ना, ज्यादा ग्रेन्स आए हैं, प्लस ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट राइज हो रही है, स्टोरेज कॉस्ट राइज हो रही है। तो एसबीआई को कंट्री को बहुत सारी प्रॉब्लम, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में बहुत सारी दिक्कतें यहाँ से आ रही हैं। इतना प्रोडक्शन हो गया कि मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, तो पीडीएस सिस्टम में कॉस्ट ज्यादा आ रही है, सरकार के लिए वो इतना इफेक्टिव सिस्टम हो नहीं रहा है। Moreover, the procurement is concentrated in a few prosperous region। प्रॉब्लम क्या है कि मैक्सिमम प्रोडक्शन और स्टोरेज कहाँ पे है? जहां पे प्रोडक्शन है वहीं पे स्टोरेज है, पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश आंध्र प्रदेश एंड लेसर एक्सटेंट थोड़ा बहुत वेस्ट बंगाल में है। एंड मेनली 2 क्रॉप्स, और 2 ही क्रॉप्स है। प्रॉब्लम क्या है? व्हीट एंड राइस, और इन्हीं की एमएसपी बढ़ रही है। तो फार्मर्स का क्या है, जो कोरस फूड ग्रेन्स थे जैसे मिलेट्स, बाजरा, ज्वार, दालें, गन्ना, इन सभी से किसानों ने, हमारे यहाँ गन्ना होता था, दालें होती थी, तीसी होते थे, मसूरी होते थे, ये होते थे, मक्के होते थे, ये सब खत्म। अभी चावल, आटा, व्हीट, राइस, व्हीट, क्यों? क्योंकि इसके दाम अच्छे मिल रहे हैं, तो सबने अपनी खेती को इधर ही शिफ्ट कर लिया, तो कई सारे कोरस ग्रेन्स मार्केट से गायब हो गए हैं, particularly in sulfur state, to divert land from production of coarse grains, which is the staple food। तो पहले जो गरीबों का स्टेपल फूड था, ज्वार, बाजरा, रागी की रोटियां, ये सब गायब हो गए। अब केवल चावल और राइस, व्हीट और राइस, क्यों? क्योंकि इस पे ज्यादा सरकार, किसानों को फायदा होता है। अदर कोरस ग्रेन्स पे उतना फायदा नहीं है, उसकी कोई एमएसपी नहीं है, पता नहीं मार्केट में बिकेगा कि नहीं। तो इससे एक शिफ्ट आया है एग्रीकल्चर में, जो इन्वायरमेंट के लिए बहुत खराब है। क्यों? क्योंकि जब आप राइस की खेती करते हैं तो राइस वाटर इंटेंसिव है। क्या है? वाटर इंटेंसिव है। तो ग्राउंड वाटर, बारिश कम हो रही है, क्लाइमेट चेंज है, तो आप ग्राउंड वाटर का ज्यादा यूज करो। जब हद से ज्यादा ग्राउंड वाटर यूज होता है तो पानी की कमी आती है। हैवी फर्टिलाइजर का यूज करने से सॉइल का फर्टिलिटी लेवल कम हो रहा है। ये सारी चीजें देखते हुए लैंड डिटोरिएट हो रही है, डिग्रेड हो रही है, सॉइल डिग्रेड हो रही है, सॉइल कंजर्वेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है। पंजाब हरियाणा के कई सारे इलाकों में तो ग्राउंड लेवल वाटर का इतना नीचे जा चुका है कि वो डेंजर सिचुएशन में आ गए, लेकिन फिर भी इतनी चीजें उगा रहे हैं। तो ये सारी इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम देखने को मिल रही है बिकॉज ऑफ दैट एमएसपी, और शिफ्टिंग टुवर्ड्स द राइस एंड व्हीट। तो व्हीट नहीं, लेकिन राइस बहुत ज्यादा पानी लेके जाता है। एज पर एनएसएसओ रिपोर्ट, इन रूरल इंडिया पर पर्सन पर मंथ कंजप्शन ऑफ राइस हैज डिक्लाइन। राइस जैसे कि 6.3 केजी इंसान पर पर्सन खाता था 2004-5 में, अब वो 5.98 केजी खाता है। मतलब लोगों ने राइस खाना कम किया है। अच्छा, राइस में इतना होने के बाद भी राइस जो मिलता है कोटे पे वो बड़ी खराब क्वालिटी का मिलता है, और बाहर राइस का रेट बहुत ज्यादा महंगा है। अर्बन इंडिया में पर पर्सन पर मंथ कंजप्शन ऑफ राइस वो भी डिक्लाइन हुआ है 4.7 केजी से 4.49 केजी। माइनर डिक्लाइन है, बट लार्ज पॉपुलेशन पे ये बहुत असर करता है। पर कैपिटा कंजप्शन ऑफ पीडीएस राइस हैज डबल्ड, लेकिन जो राइस का कंजप्शन है रूरल इंडिया में इंक्रीज हुआ है और अर्बन एरियाज में भी इंक्रीज हुआ है, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ी है।
तो कंजप्शन तो इंक्रीज होगा ही होगा, पर पर्सन कंजप्शन कम हुआ है लेकिन ओवरऑल कंजप्शन डबल हुआ है, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ी है तो सबने खाना शुरू किया अलग अलग वैरायटी। द पर कैपिटा कंजप्शन ऑफ पीडीएस व्हीट हैज आल्सो डबल, लेकिन और व्हीट का भी कंजप्शन बढ़ा है। लोग, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ी है तो लोग खाना खाने वाले डबल हो गए हैं, कंजप्शन डबल हो चुका है 2004-5 में। और व्हीट का कंजप्शन तो रूरल और अर्बन दोनों एरिया में डबल हुआ है। वहीं राइस जो है वो डबल तो नहीं हुआ है लेकिन 66% इंक्रीज हुआ है। तो आप देख सकते हैं कंजप्शन बढ़ रहा है, पर पर्सन भले कम हो रहा है लेकिन ओवरऑल कंजप्शन बढ़ रहा है, ओवरऑल खाने वाले लोग ज्यादा है। पीडीएस डीलर्स, और क्या दिक्कत है पीडीएस सिस्टम में? पीडीएस डीलर्स फाउंड सम रिस्टोरिंग माल प्रैक्टिस। वो क्या करते हैं, जो अच्छी क्वालिटी का फूड ग्रेन आता है उसको मार्केट में, ओपन मार्केट में बेच देते हैं और खराब क्वालिटी का फूड ग्रेन ले आते हैं, फिर उसको पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, तो पुअर क्वालिटी ऑफ ग्रेन्स, तो राशन शॉप पे पुअर क्वालिटी का ग्रेन मिलना आम बात है। अक्सर क्या करती है नॉर्मल पब्लिक, पुअर क्वालिटी का ग्रेन मिल रहा है, फ्री का मिल रहा है, 2 रुपए पे मिल रहा है, ले लेती है, फिर उसको ले जाके मार्केट में सस्ते में बेच देती है, फिर थोड़ा और पैसे लगा के अच्छे क्वालिटी का ग्रेन ला के खाती है। तो ये भी प्रॉब्लम है। इट इज कॉमन टू फाइंड दैट राशन शॉप्स रेगुलरली हैव अनसोल्ड स्टॉक ऑफ पुअर क्वालिटी ग्रेन लेफ्ट। जब ज्यादा खराब होता है, मान लीजिए आज के टाइम में सबके पास पैसे है, जो बहुत पुअर है वो तो ले लेगा, लेकिन जो एपीएल वाले हैं वो नहीं उठाते हैं। क्यों? मैं ही जाऊंगा तो मैं नहीं उठाऊंगा, क्यों? क्योंकि उतना खराब क्वालिटी का ग्रेन खा के तो मैं मर जाऊंगा भाई, मेरी तबीयत खराब हो जानी है। मैं उसको ले लूंगा, मार्केट में बेच दूंगा या छोड़ दूंगा, वो नहीं चाहिए, तो उस महीने हमने स्टॉक उठाया ही नहीं, तो वो सड़ गया। तो वो एक बड़ी प्रॉब्लम है कि जो ग्रेन आ रहा है बटने के लिए उसकी क्वालिटी अगर फाइन नहीं है, राइस की क्वालिटी, टूटे हुए खुद्दी के चावल आते हैं। तो अब ये तो हुआ कि बटने तो लगा है लेकिन जो ग्रेन की क्वालिटी आती है वो फिनिश नहीं आती, फिनिश ग्रेन को वो बेच देते हैं और पुअर ग्रेन्स को लाके बांटते हैं। ये समस्या आज भी है पीडीएस सिस्टम में। तो ये कमियां हैं। When ration shops are unable to sell a massive stock of food grains, pile-ups with the FCI। अगर राशन शॉप वो सेल नहीं कर पाती हैं, तो फिर एफसीआई के गोडाउन में जाता है, जिससे गोडाउन में बहुत सारा खराब फूड ग्रेन आ जाता है। इन रिसेंट ईयर देयर इज अनदर फैक्टर दैट हैज लेड द डिक्लाइन। कुछ और फैक्टर है जो पीडीएस सिस्टम में डिक्लाइन लाते हैं। क्या फैक्टर है? अर्लियर एवरी फैमिली, चाहे पुअर हो या नॉन पुअर हो, हैड अ राशन कार्ड विद द फिक्स्ड कोटा ऑफ आइटम सच एज राइट, वीट और सीगर। चाहे वो पुअर हो या नॉन पुअर हो, 1990s तक, चाहे एपीएल हो या बीपीएल हो, उसको फिक्स कोटा था कि आपको 20 केजी मिलेगा, आपको 10 केजी मिलेगा, ऐसा फिक्स कोटा होता था। दे वर सोल्ड एट द सेम लो प्राइस टू एवरी फैमिली। जैसे 1992 तक क्या था कि सभी फैमिली को लोअर प्राइस पे, कोई क्राइटेरिया नहीं था। अब जब क्राइटेरिया लगा दिया है तो क्या होता है, बिलो द पॉवर्टी वाली लाइन को तो 2 रुपए 3 रुपए में मिलता है, लेकिन एपीएल कार्ड वालों को या एबव द पॉवर्टी लाइन वालों को क्या होता है, वो लगभग में मार्केट प्राइस ही पड़ जाता है, 2-4 रुपए की बचत होती है। लोगों को अपनी वो राशन कार्ड की दुकान पे गरीबों के साथ खड़े होने में उनको अपनी हैसियत में कमी लगती है, प्लस लाइन में लगना पड़ता है, वो कार्ड लगाओ, अंगूठा लगाओ 4-5 रुपए के लिए। तो लोगों को लगता है कि इनकी पब्लिक बेइज्जती है, पब्लिक में डोमिनियन स्टेटस नीचे गिर रहा है। तो स्टेटस वाइज भी ये बात सोचते हैं और इसके रीजन से लेने भी नहीं जाते हैं। बीपीएल, बिलो द पॉवर्टी लाइन राशन कार्ड आर इशूड टू द इंडिविजुअल दैट लिव द स्टेट डिफाइंड पॉवर्टी लाइन, और उसमें भी बहुत सारे नीचे हैं। बीपीएल में भी कांस्टेंट चेंज आया, कई लोग बिलो द पॉवर्टी लाइन से ऊपर आ गए हैं, इसके चेंजेस के कारण भी दिक्कत है। एपीएल, above the poverty line cards are given to those individuals who live above the state defined poverty line। poverty line के ऊपर के थे। The poverty line is redefined on the periodically basis। तो जब poverty line को बार बार रीडिफाइन किया जाता है, इससे भी कई लोग उसके ऊपर जाते हैं और उसके नीचे आते हैं, इससे भी पॉपुलेशन के मतलब कैलकुलेशन में दिक्कत आ रही है। What kind of ration card issued in India? टोटल 5। एक एपीएल था, above the poverty line, below the poverty line, अन्नपूर्णा योजना, अंत्योदय योजना, ये मतलब पुअरेस्ट ऑफ द पुअर थे, एंड प्रायोरिटी हाउस होल्ड राशन कार्ड, जो उसमें हाउस होल्ड को रिकॉग्नाइज करके दिया जाता था। The three types of cards and range of prices that you see today did not exist। लेकिन अब ये पूरा बदल गया, अब वन नेशन वन कार्ड है, अब पूरा सिस्टम बदल गया। तो ये जो अभी तक हमने पुराना पढ़ा है वो सिस्टम अब नहीं चलता, वो 1990s में 2003 14 वगैरह तक चलता था, 13 तक 15 तक, अब बदल गया। A large number of family could buy food grains from the ration shop subject to the fixed quota। 70 से 80% जनता एक फिक्स कोटा 10 केजी 5 केजी राशन जो भी है उतना जाके राशन शॉप से, फेयर प्राइस शॉप से खरीद सकती है, सबके लिए है। दिस इंक्लूड लो इनकम फैमिलीज हुज इनकम्स आर मार्जिनली हायर देन द बिलो द पॉवर्टी लाइंस। अब याद रखिएगा, ये जो फैमिलीज जो खरीद सकती हैं वो क्या है, व्हाइट कार्ड वाले। मैंने बोला था ना एक जो व्हाइट कार्ड दिखता है वो वाला, ये क्या होते हैं, बीपीएल से ऊपर होते हैं लेकिन एपीएल से नीचे होते हैं।
तो मतलब ये इकोनॉमिक थोड़ा सा इनकी इनकम कम होती है, तो उनके लिए एक फिक्स कोटा रख दिया गया है कि आप भी जाके खरीद सकते हैं। तो ये वो इनकम वाले हैं। विद द टीपीडीएस टारगेटेड 3 डिफरेंट प्राइसेस, एनी फैमिली अबव द पॉवर्टी लाइन, इन डिफरेंट प्राइस रख दिए गए हैं। तो एपीएल वाले भी जाके ये जो टीपीडीएस सिस्टम है इसमें जाके राशन शॉप से खरीद सकते हैं। द प्राइस फॉर एपीएल फैमिली इज ऑलमोस्ट एज हाई एज ओपन मार्केट प्राइस। तो इसलिए वो ओपन मार्केट प्राइस में जाना प्रेफर करते हैं। तो हम लोग भी यहाँ पे नहीं जाते हैं, मोस्टली हम एपीएल वाले हैं तो हम लोग चले जाते हैं मार्केट से ही खरीदते हैं, हमारे घर खुद उगता है। और व्हीट और राइस खरीदने की जरूरत नहीं क्योंकि वो हम खुद उगाते हैं, तो उसकी जरूरत भी नहीं पड़ती। ठीक है। रोल ऑफ कॉपरेटिव्स इन द फूड सिक्योरिटी, क्या कॉपरेटिव सोसाइटीज का भी कुछ रोल है? कॉपरेटिव्स इंडिया वर्ल्ड की सबसे बड़ी कॉपरेटिव अमूल इंडिया में है। कॉपरेटिव्स अर्ध सरकारी होती है, सह सरकारी संस्थाएं जिसमें सरकार कुछ सब्सिडी देती है, बाकी कुछ जो लोकल मेंबर्स होते हैं वो पैसे लगाते हैं और वो उसको रन करते हैं। तो कई सक्सेसफुल कॉपरेटिव्स के एग्जांपल्स पढ़ते हैं हम। तमिलनाडु की बात करें, ऑल द फेयर प्राइस शॉप्स वाज इन रनिंग तमिलनाडु 94% कॉपरेटिव। वहां पे सरकार खर्चे नहीं करती। देखिए जब सह सरकारी है तो सरकार उसमें कुछ खर्चा देगी, मैक्सिमम खर्चा वहां के लोकल्स या उस कम्युनिटी के लोग बेयर करेंगे जो उसमें उसके मेंबर्स हैं। लेकिन जहां पे राशन कार्ड सह सरकारी नहीं है, जैसे सरकारी है, तो सरकारी के नाम पे लोग लूट बहुत मचाते हैं, ढिलवाही बहुत करते हैं, करप्शन ज्यादा करते हैं। लेकिन जब अर्ध सरकारी या सह सरकारी हो गई तो उसमें करप्शन ज्यादा करेंगे तो वो सब बैठ जाएगी, फिर आपका ही घाटा, आप उसके मेंबर हैं, आपकी ही इनकम कम होगी। ठीक है। दिल्ली में मदर डेयरी इज मेकिंग प्रोविजन ऑफ मिल्क एंड वेजिटेबल टू द कंज्यूमर एट कंट्रोल्ड रेट डिसाइड बाय द गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली। तो दिल्ली में मदर डेयरी इसका काम करती है, कोऑपरेटिव है, सक्सेसफुल कोऑपरेटिव है, दिल्ली गवर्नमेंट जो रेट डिसाइड करती है उस पे। गुजरात में अमूल इज द अनदर सक्सेस स्टोरी ऑफ कोऑपरेटिव इन द मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स फ्रॉम गुजरात। इट हैज ब्रॉट अबाउट द व्हाइट रिवॉल्यूशन। एक्चुअली इसी अमूल ने ही, ये आनंद के नाम से स्टार्ट जगह से स्टार्ट हुई इसलिए ए फॉर आनंद। ठीक है। तो ये पूरे कंट्री में व्हाइट रिवॉल्यूशन लाने में अमूल का, और आजकल अमूल के प्रोडक्ट हर जगह, अमूल घी, अमूल बटर सब मिलता है आपको। सिमिलरली महाराष्ट्र में एकेडमी ऑफ डेवलपमेंट साइंस एडीएस हैज फैसिलिटेटेड नेटवर्क ऑफ एनजीओ फॉर सेटिंग अप ग्रेन बैंक्स। तो ये ग्रेन बैंक्स अनाज के भंडार खोलते हैं। एडीएस ऑर्गेनाइज ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम ऑन फूड सिक्योरिटी। एनजीओस में मेंबर्स को फूड सिक्योरिटी के सिस्टम सिखाते हैं कि कैसे हम फूड सफिशिएंट बने। ग्रेन बैंक्स आर नाउ स्लोली टेकिंग शेप इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द महाराष्ट्र। और धीरे धीरे महाराष्ट्र के कई हिस्सों में ग्रेन बैंक्स खुल चुके हैं। ये महाराष्ट्र की स्टोरी है। ADS efforts to set up the grain banks facilitate replication through the other NGO and influence the government policy on the food security, thus paying rich dividends. तो इनका जो एनजीओ था ये प्राइवेट एनजीओ था, लेकिन इससे गवर्नमेंट की पॉलिसीज पे गवर्नमेंट ने देखा ये अच्छा काम कर रहे हैं तो इनको भी थोड़ा बहुत प्रॉफिट मिलता है। The ADS Grand Bank program is acknowledged as a successful and innovative food security invention. तो केवल सरकारी और कॉपरेटिव्स नहीं, कुछ प्राइवेट एनजीओ भी एक नया सिस्टम लाके एक पर्टिकुलर रीजन में अच्छा काम कर रहे हैं, जिसमें से एडीएस को रिकॉग्नाइज किया गया, एक्नॉलेज किया गया कि इनका सिस्टम अच्छा है, सरकार ने भी इसमें सहयोग दिया, क्योंकि ये कहीं ना कहीं सरकार वाला है काम ही कर रहे हैं। कुछ एमसीक्यूज है। इन विच स्टेट मोर देन 94% राशन शॉप्स आर रन बाय द कॉपरेटिव्स? आप कहेंगे सर तमिलनाडु, अभी हमने जस्ट पढ़ा। नेक्स्ट, FCI stand for Food Corporation of India. Food Corporation of India. Seasonal hunger mostly found in rural areas, but हम कह सकते हैं both A and B भी आ सकता है, क्योंकि सीजनल वर्क ज्यादा है, बट रूरल एरियाज में ज्यादा मिलेगा। मेन पर्पस ऑफ बफर स्टॉक इज टू सेव फूड ग्रेन्स फॉर पेस्ट अटैक? नहीं। टू स्टॉप प्राइस फ्लक्चुएशन? नहीं। टू मीट द क्राइसिस ऑफ लो प्रोडक्शन? तो हम कहेंगे प्राइस फ्लक्चुएशन ना हो, हमारे पास इतना ज्यादा हो कि प्राइस में फ्लक्चुएशन ना हो, गरीब इंसान अफोर्ड कर सके, और क्राइसिस के टाइम पे हमारे पास फूड ग्रेन्स हो। द मोस्ट डिवास्टेटिंग फेमाइन अकर्ड इन बंगाल 1942 में आया था, 30 लाख लोग मारे गए थे। व्हाट डज फूड सिक्योरिटी मीन? अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, ऑल ऑफ द अबव। तो ये था आपका लेक्चर, हम फिनिश करते हैं। So thank you very much for being the part of the T Point Academy for this lecture. There are 4 parts of total food security in India. ये लास्ट पार्ट था। पहले पार्ट में इंट्रोडक्शन देखा, दूसरे पार्ट में हंगर्स देखा, हु आर फूड इनसिक्योर देखा, थर्ड पार्ट में पीडीएस सिस्टम कैसे वर्क करता है, क्या क्या पॉलिसी लॉन्च की गई है, और फोर्थ पार्ट में पढ़ा इसमें क्या खामियां हैं और फिर कॉपरेटिव्स कैसे वर्क करती हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाय एवरीवन, हैव अ गुड डे। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। बाय।